चैप्टर थर्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में हमने अब तक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़े हैं। 3 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़े हैं। कौन कौन से? पहला लॉ हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और तीसरा लॉ हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम देखा था कि हमारे पास कोई मैटर है, ठीक है, उस मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, ठीक है। फिर आगे हम उनको डिवाइड कर सकते हैं और भी ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स में, उनको मॉलिक्यूल्स कहा गया। मॉलिक्यूल्स को फर्दर टीनी पार्टिकल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं जिनको एटम्स कहा गया। और एटम्स की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। और जो थर्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो भी किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने जो लॉ दिया था मल्टीपल प्रोपोर्शन का, उससे पहले जो 2 लॉ आए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इन दोनों लॉ का यूज करते हुए एक थ्योरी दी थी जिसमें उसने एटम्स के बारे में बताया था। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का पूरा नाम है जॉन डाल्टन। तो इन्होंने एक एटम के बारे में एक थ्योरी दी थी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी, डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी है उसके अनुसार ऑल मैटर, जितने भी मैटर हैं, चाहे वो एलिमेंट हो या फिर कोई कंपाउंड हो या फिर मिक्सचर हो, जैसे कि एलॉय होती है, ठीक है, तो कोई भी मैटर हो, मैटर में चाहे वो एलिमेंट हो या फिर कोई कंपाउंड हो या फिर मिक्सचर हो, वो सभी क्या है? कंपोज्ड ऑफ, बने होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स से मिलकर, जिनको क्या कहा जाता है? एटम्स। तो जो जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसने यही बताया था कि जितने भी मैटर्स हैं, चाहे वो कोई एलिमेंट हो, चाहे वो कोई कंपाउंड हो या फिर कोई मिक्सचर हो, वो सभी मैटर किससे मिलकर बने होते हैं? स्मॉल पार्टिकल से, जिनको एटम्स कहा गया। यानी कि एटम्स को जो मैटर की फंडामेंटल यूनिट बताया गया, स्मॉलेस्ट यूनिट बताया गया, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में हमें पता है कि जो एटम है उसको भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जॉन डाल्टन ने तब तक यही बताया था कि एटम्स को आगे डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर इतने ज्यादा मतलब इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे कि वो देख सकते थे कि क्या एटम्स को आगे भी डिवाइड किया जा सकता है। आज मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न केमिस्ट्री में, मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हैं, तो देखा गया है कि एटम्स को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स में। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। लेकिन जॉन डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी उसमें यही कहा था कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मैटर की, वो क्या है? एटम्स। और एटम्स को हम आगे जो है डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसने जो है जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी में कुछ पोस्टुलेट्स दी, ठीक है, कुछ पॉइंट्स बताए, ठीक है। वो पोस्टुलेट्स क्या हैं हम पढ़ते हैं वन बाय वन। फर्स्ट पोस्टुलेट इज all matter is made of very tiny particles called atoms, ठीक है। जितने भी मैटर होते हैं, चाहे एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, वो सभी टीनी मीन्स होते हैं टाइनी, बोलते हैं उसको। टाइनी मीन्स होते हैं छोटे पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स। तो जितने भी मैटर हैं वो सभी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, छोटे पार्टिकल से, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और उन स्मॉल पार्टिकल को क्या कहा जाता है? एटम्स कहा जाता है। सेकंड पॉइंट क्या था? एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि जो एटम्स हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर के, और उनको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, उनको आगे हम ब्रेक नहीं कर सकते, उनको क्या है? वो इनडिविजिबल है। ये जॉन डाल्टन ने बताया था, ठीक है। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जो व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड का मतलब क्या है? एटम्स को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं अपने आप से, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो इसका मतलब क्या है? ये जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, ये किसको फॉलो कर रहा है? ये फॉलो करता है फर्स्ट लॉ को,
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसको फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने क्या कहा था कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एटम का भी कुछ ना कुछ मास होगा, तो हम एटम को क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। मींस मास को हम ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। तो इस पोस्टुलेट में जॉन डाल्टन ने किसका यूज किया है, कंजर्वेशन ऑफ मास, इस लॉ का उन्होंने यूज किया। थर्ड पॉइंट इज एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, उस एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं यानी कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उस एटम के, वो सभी क्या हैं, आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो हैं एक जैसी होती हैं। ये भी पोस्टुलेट थी किसकी, जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में। फोर्थ पॉइंट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर हम अलग अलग एलिमेंट्स लेते हैं तो उनके जो एटम्स होंगे वो भी अलग अलग होंगे, उनका मास भी अलग अलग होगा, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी अलग अलग होंगी। यानी कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो डिफरेंट एटम्स होंगे उनके मास भी डिफरेंट होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। फिफ्थ पॉइंट इज atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compound। जब भी हमें कोई कंपाउंड बनाना होता है तो वहां पर जो एटम्स कंबाइन होंगे वो किसमें कंबाइन होंगे, स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होंगे। तो ये जो पॉइंट है ये किसको शो कर रहा है, ये बताता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को बताता है। ठीक है, जो सेकंड लॉ था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में, ये उनको बताता है कि जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं इसमें एक रेशियो में स्मॉल होल नंबर्स के टू फॉर्म कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो होता है पोस्टुलेट्स में वो क्या कहता है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। जब कभी भी हम कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें जो है जो अलग अलग एटम्स होते हैं तो उनके एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जो ये लास्ट पॉइंट है ये हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है जो जॉन डाल्टन ने ही दिया था। ठीक है, तो इन सभी के कॉम्बिनेशन से जब एटॉमिक थ्योरी दी उन्होंने तो उसके बाद उन्होंने कौन सा लॉ दिया था, थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमने पिछली वीडियो में अच्छे से समझा था, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। मेन पॉइंट यही बताया था कि जो जॉन डाल्टन है उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, उन्होंने एटम के बारे में सब कुछ बताया था। ठीक है, एटम के बारे में उन्होंने क्या क्या पोस्टुलेट्स दी थी कि जो जितने भी मैटर होते हैं वो वेरी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, एटम्स कहा जाता है। और एटम्स जो होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं, हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते आगे, एंड विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि एटम्स को हम एक केमिकल रिएक्शन में ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये जो सेकंड पॉइंट है पोस्टुलेट का ये किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। थर्ड पॉइंट जो है पोस्टुलेट्स में वो क्या है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो किसी भी एलिमेंट के, कोई एक एलिमेंट है जो जितने भी उसके एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे के, उनका मास भी सेम होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। फोर्थ पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स कंसीडर कर रहे हैं तो उनके जो एटम्स है वो भी डिफरेंट होंगे, उनके मासेस भी डिफरेंट होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। फिफ्थ पॉइंट इज एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड बनाने के लिए जो एटम्स कंबाइन होते हैं वो स्मॉल होल नंबर के रेशियो में कंबाइन होते हैं, इनके प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं। तो ये किसको बताता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं जो हमारे पोस्टुलेट्स हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। इसके बाद जब डाल्टन ने थ्योरी दी तो इसके हमें क्या क्या फायदे हुए और इसके क्या क्या नुकसान थे, ड्रॉबैक्स क्या क्या थी, वो हम देखते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की हमने पोस्टुलेट्स देख ली हैं, अब हम देखते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द थ्योरी। मेरिट्स में क्या है, देखो, इट हैज इनेबल्ड अस टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। जो भी डाल्टन्स थ्योरी ने
हमें पोस्टुलेट्स दी थी, उनसे हम क्या है जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से 3 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, फर्स्ट वन वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड वन वाज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड थर्ड वन वाज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इन तीनों को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं किसकी हेल्प से, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की हेल्प से, ठीक है। तो इस थ्योरी ने हमें एनेबल किया एक्सप्लेन करने के लिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को। दूसरा क्या कह रहा है, जो डाल्टन थे ये सबसे पहले थे जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था वर्केबल डिस्टिंक्शन बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट्स के पार्टिकल्स थे उनके बीच में एक वर्केबल यानी कि जो यूजफुल जो कारगर रहा, ठीक है, एक ऐसा डिस्टिंक्शन डिफरेंस दिया था इन्होंने, ठीक है, एलिमेंट के या फिर कंपाउंड के, यानी कि जो कंपाउंड के एटम होते हैं या फिर एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं उनके बीच में एक डिस्टिंक्शन जो है डाल्टन ने दिया था सबसे पहले। तो ये कुछ उसके मेरिट्स थे, ठीक है। तो हम यहाँ से जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं डाल्टन थ्योरी को समझते हुए। फिर आते हैं कुछ डिमेरिट्स या ड्रॉबैक्स ऑफ दिस थ्योरी। डिमेरिट्स को समझने के लिए हम एक बार इस थ्योरी की पोस्टुलेट्स को देखते हैं दोबारा से। इसने क्या कहा था कि जो एटम है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, यानी कि इसने कहा था कि मैटर जो है वो मेड अप ऑफ ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड दीज एटम्स आर इनडिविजिबल, यानी कि एटम्स को जो हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। ये हमें बताया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने। लेकिन हमें पता है आज जो हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री है उसमें हमारे जो एटम है उसको डिवाइड किया गया है फर्दर फंडामेंटल पार्टिकल्स में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स में। तो एक ड्रॉबैक तो यही थी कि एटम्स को जो है डाल्टन थ्योरी ने क्या बोला था कि वो इनडिविजिबल है, लेकिन एटम्स क्या है फर्दर डिविजिबल हैं, किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। सबसे पहले जो ड्रॉबैक रही कि एटम जो है उन्होंने इनडिविजिबल बोला था, लेकिन ये क्या है डिविजिबल होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी। दूसरा इन्होंने क्या कहा था कि एटम अगर हम एक सेम एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, दो हमने सेम एलिमेंट लिए और उनके एटम्स हमने देखे, तो उनके एटम जो है सेम एलिमेंट के एटम जो होते हैं उनका सेम मास होता है, ठीक है। लेकिन हमने एक एलिमेंट लिया, ठीक है, उनके हमने एटम्स बना दिए, ठीक है, उनको ब्रेक कर दिया, तो जो एटम्स मिलेंगे हमें उनका सेम मास होता है, ऐसा किसने बोला था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या कहा था कि जो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के उनका क्या होता है, सेम मास होता है और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन जो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के उनका जो कैन हैव डिफरेंट मास, उनका मास अलग अलग हो सकता है। ये किससे पता चला, आइसोटोप से, ठीक है। आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोप ऐसे एलिमेंट्स होते हैं वो सेम एलिमेंट होते हैं लेकिन उनका मास जो है डिफरेंट होता है। इस आइसोटोप जो पढ़ रहा है इसको हम एक्सप्लेन आगे करेंगे अच्छे से, लेकिन एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करें तो हाइड्रोजन के आइसोटोप क्या होते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3, ठीक है। ये 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। ये जो नीचे हमने नंबर्स दिखाए हैं ये शो करते हैं इनका एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर हमने नंबर शो करे हैं ये दिखाते हैं इनका एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम क्या है, इनको सिर्फ ड्रॉबैक्स देखनी है इस थ्योरी की क्या क्या है। तो इस थ्योरी ने क्या कहा था कि जो सेम एलिमेंट है, जैसे ये H जो है हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो सेम एलिमेंट के एटम्स हैं उनका क्या होता है, सेम मास होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा जो हमारा एटम है वो तो सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन जो ये ऊपर नंबर दिखाते हैं एटॉमिक मास, ये मास क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यानी कि सेम एलिमेंट के एटम के डिफरेंट मास हो सकते हैं और उनको आइसोटोप्स कहा जाता है, ठीक है। ये चीज जो है हमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने नहीं बताई थी, तो ये भी एक उसकी ड्रॉबैक रही। तीसरे ड्रॉबैक की हम बात करते हैं। यहाँ पर तीसरी ड्रॉबैक क्या कहती है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव सेम मास, यानी कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या कहा था कि अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उनके जो एटम्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, ठीक है, और उनके जो मास होंगे वो भी अलग अलग होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं
वो उनका सेम मास हो सकता है, ठीक है। उन एलिमेंट्स को जो क्या है डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं लेकिन उनका जो मास है वो सेम होता है, उनको क्या कहा जाता है, आइसोबार्स कहा जाता है। आइसोबार्स के बारे में भी हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। अभी के लिए हमें क्या समझना है, सिर्फ ड्रॉबैक्स समझनी है। तो क्या क्या ड्रॉबैक्स थी, सबसे पहले तो यही कि जो जॉन डाल्टन है उन्होंने क्या कहा था कि एटम्स आर इनडिविजिबल, लेकिन एटम्स जो है फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, डिविजिबल हैं। और वो किस में डिविजिबल होते हैं, तीन पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो पहली ड्रॉबैक तो ये रही। दूसरी ड्रॉबैक में क्या था, जॉन डाल्टन ने क्या बताया था कि जो हमारे एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, उनके सेम मास होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन हमने क्या देखा कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके डिफरेंट मास हो सकते हैं और उनको हमने आइसोटोप्स बोला। तीसरी ड्रॉबैक जो रही वो क्या थी कि जो जॉन डाल्टन है उन्होंने कहा था जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उनका जो है डिफरेंट मास होता है, लेकिन ये हमने देख लिया है यहाँ पर कि जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के उनका सेम मास हो सकता है और उन एटम्स को क्या बोला जाता है, आइसोबार्स बोला जाता है। ये कुछ ड्रॉबैक्स थी। तो अभी तक हम क्या समझे कि जो एटम है, एटम क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी मैटर का, ठीक है। तो जॉन डाल्टन ने हमें क्या बता दिया, जो एटम होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी मैटर का और इनका जो साइज होता है बहुत ही छोटा साइज होता है। हालांकि इनसे छोटे भी पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन एटम्स भी जो है बिल्डिंग ब्लॉक की तरह ही काम करते हैं। ये भी छोटे पार्टिकल होते हैं, इनका जो साइज है बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए H रिप्रेजेंट किया है, इस तरीके से हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स को जो है एक ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमें उन सिंबल्स को देखना है कि कुछ एलिमेंट्स के हम सिंबल याद रखेंगे कि किस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिंबल जो है हमें क्या हेल्पफुल करते हैं, किस लिए हेल्पफुल है हमारे लिए, क्यों हम इनको सिंबल से लिखते हैं, नाम से क्यों नहीं लिखते डायरेक्ट, जैसे हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही क्यों नहीं लिखते, सिंबल से क्यों लिखते हैं। तो हम देखते हैं कि सिंबल से लिखने का क्या फायदे हैं, ये सिंबल के क्या फायदे होते हैं। अब हम कुछ एलिमेंट्स और उनके सिंबल देखते हैं। लेफ्ट साइड में हमने शो किया है एलिमेंट्स और राइट साइड में हमने शो किया है उनके सिंबल्स, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है उसके लिए सिंबल दिया जाता है H। हीलियम एटम है, हीलियम एलिमेंट है उसके लिए सिंबल दिया जाता है He। लिथियम एलिमेंट है उसके लिए जो सिंबल दिया जाता है वो होता है Li। बेरिलियम जो एलिमेंट है उसके लिए सिंबल दिया जाता है Be। बोरॉन जो एटम है, एलिमेंट है, उसके लिए सिंबल दिया जाता है कैपिटल B। कार्बन जो है उसके लिए जो सिंबल दिया जाता है C। नाइट्रोजन के लिए सिंबल दिया जाता है N। ऐसे ऑक्सीजन के लिए सिंबल दिया जाता है O। फ्लोरीन के लिए सिंबल दिया जाता है F। नियोन के लिए सिंबल दिया जाता है Ne एंड सोडियम के लिए सिंबल दिया जाता है Na। मैग्नीशियम के लिए सिंबल दिया जाता है Mg, ठीक है। हमने जितने भी एग्जांपल देखे एलिमेंट्स के और उनके सिंबल देखे, इनमें हमने क्या देखा, या तो जो सिंबल है क्या है, जो एलिमेंट का नाम है उसका फर्स्ट जो लेटर है वो है, ठीक है, और वो फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल में लिखना है, ठीक है। या फिर क्या है, जो फर्स्ट लेटर है वो है और साथ में जो है जो सेकंड लेटर है वो है, लेकिन उनको कॉम्बिनेशन कैसे है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल में होना चाहिए और सेकंड जो है स्मॉल लेटर में, यानी कि पहले अपर केस में लिखना है फिर लोअर केस में लिखना है। ऐसे ही लिथियम में भी लिखा हुआ है, बेरिलियम में भी, बोरॉन में भी। डायरेक्ट कोई ट्रेंड नहीं है इनका, लेकिन कुछ एलिमेंट्स को जो है फर्स्ट लेटर से लिखते हैं, कुछ को जो है फर्स्ट और सेकंड के कॉम्बिनेशन से लिखते हैं, या फिर कुछ को हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट लेटर और साथ में जो है बीच में से भी कोई लेटर। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन, तो क्लोरीन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, कैपिटल CnL, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये कैपिटल C यहाँ से उठाया और बीच में से हमने L को उठाया, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और कभी भी जो है हम इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कि पहला लेटर बड़ा और दूसरा भी हम बड़ा लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। हमें फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है और सेकंड लेटर जो हमने स्मॉल लिखना है, ठीक है। फिर जैसे इसका एग्जांपल एक और, जैसे कोबाल्ट होता है हमारे पास एलिमेंट, ठीक है,
कोबाल्ट जो एलिमेंट है उसका जो हम सिंबल लिखते हैं वो कैपिटल सी और स्मॉल ओ से लिखते हैं। इसको कभी भी हम कैपिटल सी और कैपिटल ओ नहीं लिखते, ये अलग कंपाउंड बन जाता है, तो ये कोबाल्ट का सिंबल नहीं होता। कोबाल्ट के सिंबल में कैपिटल सी और स्मॉल ओ आता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी हमारे पास एक से ज्यादा लेटर सिंबल में आएंगे तो फर्स्ट लेटर हमने किस में लिखना है, कैपिटल अपर केस में लिखना है, और जो सेकंड लेटर हम लिखेंगे वो हम लोअर केस में लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। लेकिन कुछ एलिमेंट्स का जो, जैसे हम सोडियम का एग्जांपल उठाते हैं, सोडियम में देखो कहीं भी एन नहीं आता, कहीं भी ए नहीं आता, लेकिन इसका सिंबल क्या है, एन की। तो ये किस तरीके से दिए होते हैं, ये इनके जो सोडियम का लैटिन नेम होता है, लैटिन भाषा में जो लैटिन लैंग्वेज में इनका नेम होता है वहां से उठाए होते हैं। जैसे सोडियम का जो लैटिन नेम होता है वो होता है नेटियम, NATIUM, नेडियम, ठीक है। तो ये क्या है, लैटिन नेम है किसका, सोडियम का। तो सोडियम के लैटिन नेम में से उठाए गए हैं फर्स्ट टू लेटर्स एंड ई। तो इस तरीके से जो है इनके सिंबल दिए हैं। इनका कोई ट्रेंड नहीं है, लेकिन हमें जो एज इट इज याद करने पड़ते हैं, जैसे हमारे एलिमेंट्स के मॉडर्न टेबल में दिए होते हैं, ठीक है। तो लेकिन इनके सिंबल की जो हमें हेल्प कैसे करते हैं, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। इनकी सिग्निफिकेंस देखो, इट रिप्रेजेंट्स नेम ऑफ द एलिमेंट। एक तो हमें पूरे का पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, हम सिर्फ सिंबल से ही समझ जाते हैं। जैसे H लिखा है मींस हाइड्रोजन है, He लिखा है मतलब हीलियम है, C लिखा है मींस कार्बन है। तो हमें क्या है, पूरा नाम रिप्रेजेंट कर देता है सिंबल, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का। इट रिप्रेजेंट्स एन एटम ऑफ एलिमेंट, ये क्या है, किसी भी एलिमेंट का एक एटम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल के द्वारा, ठीक है। अगर दो एटम होंगे तो हम यहाँ पर किस, मान लो हाइड्रोजन का एक एटम है तो उसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट करें। अगर दो एटम आ जाएंगे तो हम उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये दो एटम ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये जो सिंबल होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक एटम को किसी भी एलिमेंट के। इट रिप्रेजेंट्स वन मोल ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट के वन मोल को बताता है। अब मोल क्या होता है, ये जो है मेजरिंग यूनिट होती है एलिमेंट्स की, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे इसी चैप्टर में, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, ये यूनिट उसको मेजर करने के लिए होता है। तो वन मोल को बताता है किसी भी एलिमेंट के सिंबल, ठीक है। तो सिंबल से हम क्या है, एक तो टाइम बचता है, हमें पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा क्या है, ये एक एलिमेंट के एक एटम को बताता है, और ये वन मोल को बताता है किसी भी एलिमेंट के। और ये एलिमेंट्स के सिंबल हैं, ये एलिमेंट्स हैं और उनके सिंबल्स हैं। इस तरीके से हमने इनको याद करना होता है, ठीक है। आप इन वीडियोस को स्ट्रिक्टली देखिए और अपना सिलेबस कवर कीजिए। कोई भी आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स को जल्दी से जल्दी क्लियर करेंगे। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।